नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त इस्तकबाल करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की और साथ ही साथ हम उन विभिन्न परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास करेंगे जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं पहली बार करो या मरो। यहाँ पर महात्मा गांधी मारो या मरो के सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो। या तो हम देश को आज़ाद करवा कर रहेंगे या फिर हम देश को आज़ाद कराने के क्रम में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो इस तरह की बात गांधी जी करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि गांधी जी ने यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में अपने अहिंसा के सिद्धांत को त्याग दिया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांधी जी अब भी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर उतने ही अडिग थे जितने वे अपने शुरुआती दिनों में थे। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अब तक तो हम ये कह रहे थे कि भाई अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और हमें देश के लिए आवाज़ भी उठानी है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अब या तो भले ही हमारे प्राण चले जाएं अंग्रेज़ों की लाठियों से, उनकी गोलियों से, लेकिन हम हटेंगे नहीं और हम देश को आज़ाद करा कर ही रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन उस दौर काल का आंदोलन है जब ब्रिटिश सरकार वैसे ही उनकी फटी पड़ी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में वैसे ही जर्मनी वगैरह उनकी आँख में उनकी नाक में दम करके रखा था। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन उस समय पर अंग्रेज़ों के लिए एक बुरी चुनौती यहाँ पर बन गया था। तो आइए भारत छोड़ो आंदोलन को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से भारत की आज़ादी का अध्याय यहाँ पर लिखा जा रहा था। मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ और इस वीडियो के शुरुआती चरण में भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। भारत की आज़ादी हिंसा, अहिंसा, नीति, अनीति, हर प्रकार के व्यक्ति जो भारत की जनता को परेशान करने वाले दुष्टों को किसी भी तरह से उनका कल्याण कर रहे थे, चाहे उनकी नीतियों के खिलाफ सामान्य तौर पर खड़े होकर या फिर हथियार लेकर उनके खिलाफ खड़े होकर, हर प्रकार के क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी में भाग लिया है और उनका योगदान रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटे बच्चे बच्चियाँ तक आंदोलन में भाग ले रहे हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सभी फ्रीडम फाइटर्स का आपको सम्मान करना है और किसी के अंधभक्त भी नहीं बनना है और किसी के खिलाफ भी नहीं होना है। चाहे सावरकर हो, गांधी हो, भगत सिंह हो, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने वो किया जो शायद हम अपने जीवन में कभी ना कर पाएँ। तो हमारे पास भले ही स्वतंत्र भारत करवाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन अभी भी हम ऐसी कुरीतियों, ऐसी अव्यवस्थाओं और ऐसी समस्याओं के गुलाम हैं जिनको दूर करने के लिए हम कदम उठा सकते हैं। जैसे कि मेरे क्षेत्र में जो मोक्षधाम था वो मौसम की मार से टूट गया। जो टपरा था, जो मोक्षधाम में होते हैं ना शमशान घाट में टीन सेट, वो हवा में गिर गया। तो मैंने सोचा पहले कि मैं कलेक्टर वगैरह के पास आवेदन दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार कुछ बड़ा करना चाहिए, तो मैंने अभी आरटीआई दायर की है। तो अभी कुछ दिन में उसका जवाब आने वाला है, तब तक वेट करता हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि भैया कुछ अधिकारी मुझे चमकाएं, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन का फ़ोन आ जाए, या हो सकता है कि भाई कोई पिताजी को बोल दे कि भाई तुम्हारा बेटा यह क्या नमूनागिरी कर रहा है। लेकिन हमको समस्याओं के खिलाफ खड़े होना है। क्यों? क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो आज़ादी मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली। हमें हमारे उस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जहाँ पर हम पैदा हुए हैं और जहाँ पर हम खुली तौर पर सांस ले रहे हैं। तो खैर, ये थी थोड़ी बहुत बातें जो मेरी आपसे होनी थी, जो आखिरी में होती है अक्सर, लेकिन यहाँ पर मैंने शुरू में ही कर दिया। और हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपका वक्त ज़ाया हुआ हो। तो अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आइए शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में अगस्त प्रस्ताव को। गवर्नर जनरल इस समय पर लॉर्ड लिन लिथगो प्रस्ताव होता है और कांग्रेस की मांग होती है कि केंद्र में भारतीयों से बनी अंतरिम सरकार युद्ध के बाद संविधान निर्माण हेतु भारतीयों की सभा सरकार की ओर से यहाँ पर प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1939 ईस्वी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अगस्त प्रस्ताव ये क्या होता है। अब भारतीय कांग्रेस जो होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो भैया हम शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पोकी होते हैं, मतलब हम बेवकूफ़ वहाँ पर बन जाते हैं सीधे तौर पर अगर कहें तो। क्योंकि वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ
वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही प्रवचन दे रहे हैं कि भाई आप हमारा साथ दो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि भारत की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, भारत में युवा सैनिक भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो यहाँ पर अगर भारत का समर्थन मिलता तो इंग्लैंड मजबूत हो जाता। तो भारत जैसे बड़े उपनिवेश का साथ कौन नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव के लिए लॉर्ड लिनलिथ को कांग्रेस को मनाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ कांग्रेस की कुछ मांगे होती हैं, जैसे केंद्र में भारतीयों से बनी अंतरिम सरकार, युद्ध के बाद संविधान निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा की बात हो। अब सरकार की ओर से अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1939 को आता है। इसमें ये क्या कह रही है सरकार कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो प्रशासन में गवर्नर जनरल को सलाह देगी। 12 सदस्यों में से 8 सदस्य भारतीय लिए जाएंगे। इन्होंने मतलब प्रभाव से ही इन्होंने काम शुरू करना, यहाँ पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर चाहते थे कि किसी न किसी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों का बहुमत होता है। अब भारतीयों से बनी एक युद्ध सलाहकारी समिति का गठन होगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना, ये ब्रिटिश संसद के अनुमोदन की बात कर रहे हैं, मतलब कि भाई ब्रिटिश संसद कह दे दी तो हम बना देंगे, ब्रिटिश संसद ने नहीं कहा तो हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर गारंटी कहाँ है कि आप हमारी मांग को यहाँ पर मान रहे हो कि आप संविधान सभा बनाओगे। आप गारंटी कहाँ दे रहे हो। आप तो कह रहे हो कि ब्रिटिश संसद ने अगर हाँ कह दिया, अनुमोदन दे दिया, तो हम यहाँ पर बना देंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इस तरह की यहाँ बात थी। अब 1 2 3 1 2 और 5 जो पहली दूसरी और पांचवी जो मांगे हैं, इसको कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया कि भैया डोमिनियन स्टेटस तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मांग रहे थे, अब जाके डोमिनियन स्टेटस हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे रहे हो। तो क्या पूर्ण आज़ादी के लिए हम क्या तीसरे विश्व युद्ध का वेट करेंगे। यहाँ पर पूरे सख्त खिलाफ होते हैं। अब तो महात्मा गांधी जी जैसे जो उदारवादी नेता जो चाहते थे कि अभी हमको डोमिनियन स्टेटस से काम चलाना चाहिए, भारत अभी बड़ी व्यवस्थाओं के लिए तैयार नहीं हुआ है, वैसे नेता भी यहाँ पर कहने लगे थे कि भैया अब हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, अब हम अपना खुद देख लेंगे। दूसरी यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में यहाँ पर संख्या इनकी बढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर ये सलाह देने का काम करेंगे। अब ये जो सलाह शब्द है ये समस्या खड़ी करता है कि भैया गवर्नर जनरल को सलाह देंगे, यानी कि अभी भी पूरी पावर किसके पास में है, गवर्नर जनरल के पास में है। भले ही बहुमत यहाँ पर भारतीयों का हो जाए, लेकिन गवर्नर जनरल ने कह दिया कि ना ना मुन्ने ना, तो यहाँ पर भारतीयों को वो बड़ी आसानी से वीटो कर देगा। अब जो पांचवी है वह यह है कि ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा कि भैया अगर जो संसद है वहाँ की इंग्लैंड की, उसने कह दिया तो संविधान सभा बनेगी, और नहीं कहा तो नहीं बनेगी, वो उसके मूड के ऊपर है। अब उसका वेट करो कब वो कह रही है। तो ये स्पष्ट मांगे ना होने के कारण कांग्रेस इन्हें खारिज कर देती है। अब देखिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग व अन्य दलों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू हो चुका था। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और इस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथ को, और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, वो थे रूजवेल्ट। और यहाँ पर जो चर्चिल थे वह भारत की आज़ादी के खिलाफ भी थे। तो यहाँ पर फिर बाद में जो लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और फिर आप क्लीमेंटो एटली देखते हैं, वो भारत की आज़ादी के समर्थक थे। अब समर्थक ऐसा नहीं कह सकते कि भैया भारत को आज़ाद कर दो, इस तरह के भारत में उदार रवैया अपनाने के वह समर्थक थे। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर गांधी जी शुरू करते हैं और दिल्ली चलो का आंदोलन देते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन या दिल्ली चलो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या जो नेता होते हैं कांग्रेस के, एक व्यक्ति को यहाँ पर ये निर्धारित करते हैं, और वह व्यक्ति फिर देश के अलग अलग स्थान होते हुए दिल्ली जाता है
और विभिन्न अलग अलग स्थानों पर वह खुलकर भाषण देता है और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अब आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ पर इसके उद्देश्य थे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता का समर्थन दिए जाने की पोल खोलना। ठीक है, भारतीय जनता को विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराना, ब्रिटिश सरकार पर अपनी मांगें मनवाने हेतु दबाव डालना। इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं थी क्योंकि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह था, तो यहाँ पर जनता की सीधे तौर पर भागीदारी नहीं थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर सत्याग्रह करेगा। तो एक व्यक्ति यहाँ पर जाता था, विभिन्न क्षेत्रों में भाषण देते हुए उसका टारगेट था कि वह दिल्ली पहुँचे। तो यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रही नियुक्त किए जो जगह जगह युद्ध व सरकार के विरोध में भाषण देते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते थे। और विनोबा भावे जी को महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही कहा, यानी कि इन्हें पहला सत्याग्रही घोषित किया गया। और 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से आंदोलन की शुरुआत होती है विनोबा भावे जी की। तो विनोबा भावे जी जो कि प्रथम सत्याग्रही है, वह अपना पहला भाषण कहाँ पर दे रहे हैं? पवनार में दे रहे हैं। अब दूसरे सत्याग्रही, जब विनोबा भावे जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो दूसरे सत्याग्रही बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी। और इनके नाम की घोषणा और भाषण देने से पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो गई कि भाई इनके नाम की घोषणा हुई कि भाई दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरे सत्याग्रही सरदार पटेल जी। तो ये नाम की घोषणा हुई 6 और ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब चौथे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी को बनाया गया और भाषण इन्होंने दिया और दिल्ली की ओर बढ़े। तो इस तरह से जैसे एक व्यक्ति गिरफ्तार होता वैसे ही दूसरे व्यक्ति को सत्याग्रही नियुक्त कर दिया जाता और आगे के समय में ये गुप्त रूप से भाषण देते हुए दिल्ली पहुंचते थे। रूजवेल्ट ने चर्चिल पर दबाव बनाया कि गांधी जी को मनाकर भारत में शामिल करे, भारत को युद्ध में शामिल करे ब्रिटेन की ओर से, क्योंकि जो हिटलर होता है वह जर्मनी व फ्रांस की हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह होता है वह फ्रांस की जीत की ओर होता है, मतलब फ्रांस को वह करारी हार दे चुका होता है। अब यहाँ पर दबाव में आकर चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिपरिषद के मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस या अन्य दलों को मनाना ताकि यहाँ पर हम भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से शामिल कर सके, ब्रिटेन की तरफ से शामिल कर सके। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आता है और 30 मार्च को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे? तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। किसके बाद? युद्ध के बाद। और ये अभी भी इसी बात में अटके हैं कि भाई डोमिनियन स्टेटस देंगे, जबकि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और अन्य दल पहले ही खारिज कर चुके हैं कि भैया हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको आधी आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमको पूरी आज़ादी चाहिए। दूसरी यहाँ पर इसका प्रस्ताव था युद्ध के बाद भारतीयों से बनी एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और इसके सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे। देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों से संविधान सभा का गठन होगा और पहली बार सरकार ने भारतीयों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। किसके जरिए? क्रिप्स प्रस्ताव के जरिए। जबकि इससे पहले वह संविधान सभा की बात को क्या कह रहे हैं अगस्त प्रस्ताव में कि भैया इंग्लैंड की संसद अगर हामी भर देगी तो हम आपकी संविधान सभा बनवा देंगे, वरना आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्स मिशन में या क्रिप्स प्रस्ताव में सीधे तौर पर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार कह रही है कि हम यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे। लेकिन एक पॉइंट जो इनका पिछले वाला राग अलाप रहे हैं कि भैया भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ना कि पूरी स्वतंत्रता। केंद्र में संघीय गणराज्य सरकार का गठन, अल्पसंख्यक हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारतीय गणराज्य संघ को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने का अधिकार होगा, यानी कि कॉमनवेल्थ हम देखते हैं कनाडा वगैरह हुआ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हुआ, न्यूजीलैंड वगैरह हुआ। तो ये कॉमनवेल्थ रियलम कहे जाते हैं। 8 या 11 ऐसे कोई देश हैं आज भी दुनिया में। जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में आप देखते होंगे वहाँ पर राष्ट्रपति का पद नहीं होता, वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद होता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रमंडल देश हैं, कॉमनवेल्थ रियलम वाले देश हैं। और यहाँ पर क्या है
कि ये अपना सर्वे सर्वा किसको मानते हैं, ब्रिटेन के राजा या रानी को। हालांकि उनका कोई प्रभाव नहीं रहता, लेकिन सम्मान स्वरूप ये उन्हें अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। इसलिए इन देशों में आज भी आप राष्ट्रपति का पद नहीं देखेंगे, प्रधानमंत्री का पद बस होता है। अब केंद्र में युद्ध के दौरान भारतीयों की अंतरिम सरकार होगी। रक्षा, संचार, विदेश नीति जैसे विषयों को छोड़कर शेष विषयों पर शासन ये करेंगी। तो यहाँ पर केंद्र में युद्ध के दौरान जो भारतीयों की अंतरिम सरकार है, ये सरकार तो होगी, लेकिन रक्षा, संचार और विदेश नीति जैसे विषयों पर इनके पास में कोई कंट्रोल इनके पास में नहीं रहेगा। पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के पास में रहेगा। युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा पर सलाह देने के लिए एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार संविधान यदि किसी भारतीय प्रांत या देशी रियासत को नापसंद हो तो वे उसे अस्वीकार कर अपने लिए नया संविधान कर सकते हैं, लोकल ऑप्शन की धारा। तो ये भी एक विवादास्पद मुद्दा था, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी रियासतें थी, तो एक प्रकार से ये फूट डालने का प्रयास था, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सेंट्रल के अधीन नहीं रहना चाहेगी, तो सभी यहाँ पर अपना अपना संविधान बनाने को देखते। अब गवर्नर जनरल की शक्तियाँ यहाँ पर बनी रहेंगी, और हालांकि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर भाई आपने कह दिया कि दुरुपयोग नहीं करेगा, तो नहीं करेगा इसकी क्या बात है। आपने तो उस पर कंट्रोल ही नहीं लाया ना, तो फिर वह दुरुपयोग कैसे नहीं करेगा। बस आप कह दे रहे कि भाई नहीं करेगा, हमारी तरफ से हम कह दे रहे कि नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल क्या है गवर्नर जनरल के पास? कंट्रोल तो है ही नहीं है ना, उसके पास वही पुरानी शक्तियाँ है। तो यहाँ पर पहला ये जो कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस हम देंगे, इसका विरोध यहाँ पर संगठन करते हैं। और नौवा बिंदु यहाँ पर जहाँ ये कहते हैं कि भाई लोकल ऑप्शन भी हम देंगे, यानी कि अगर किसी स्टेट को संविधान पसंद नहीं है तो वह अपने नियम कानून खुद बना सकता है। ऐसे में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा अलगाव हमें देखने को मिलेगा। किसी मुद्दे पर अगर केंद्र से राज्य की सहमति नहीं बनी तो राज्य अपना नियम कानून खुद अलग थलग बना लेगा। तो एक देश में कई देश बनाने का ये सिद्धांत था, और इसका विरोध यहाँ संगठनों ने किया। संगठनों ने इस बात का भी विरोध किया कि जो गवर्नर जनरल है उसकी विवेकाधीन शक्ति, आप कह रहे हो विवेकाधीन शक्ति, ये कैसी विवेकाधीन शक्ति भाई? जरूरी थोड़ा वो हर बार विवेक की बात करेगा, ऐसा भी यहाँ पर एक पॉइंट था। तो यहाँ पर पहला, 9वां और 10वें पॉइंट की यहाँ पर विरोध किया जाता है। अब इसके बाद में देखें तो कांग्रेस ने क्रिप्स से वार्ता के लिए मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई पिछली तिथि का ये आप हमको चेक दे रहे हो, मतलब आप यहाँ पर हमें सपने दिखा रहे हो, और ये सपने कब पूरे होंगे? जब हम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे देंगे। ऐसे ही साथ तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी दिया था, लेकिन हमें वहाँ पर क्या मिला था? बाबा जी का। अब यहाँ पर देखो, नेहरू दिवालिया होते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। अब यहाँ पर नेहरू एक स्टेप और आगे बढ़कर कहते हैं। तो ये दोनों ही कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेहरू जी क्या कहते हैं कि भैया पोस्ट डेटेड चेक तो है ही, लेकिन दिवालिया बैंक का, जिसके पास में पैसे ही नहीं है, पहले से ही कंगाल बैंक हो चुका है वो। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन पर नेहरू जी और भी कुछ कहते हैं। वह कहते हैं कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा इंजन है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, एक्सीलेटर नहीं है, यानी कि बहुत सारी बाधाएं इस मिशन में यहाँ पर है। तो इसके बाद में जब बात नहीं बनती है तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत के इतिहास में यह अगस्त क्रांति होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होती है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को शुरू यह होता है। तो इससे पहले क्या होता है कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में दो बातें ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष ये रहे, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे, और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अब ये कहते हैं कि इनकी अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है,
और गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर कांग्रेस मेरा साथ नहीं देगी तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर भैया कांग्रेस ही गांधी होती है और गांधी ही कांग्रेस होते हैं, ये वाला सिद्धांत इस समय पर चलता है। हालांकि ये बात इंदिरा गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि इंदिरा माने कांग्रेस, इंदिरा माने इंडिया, इंडिया माने इंदिरा, इस तरह की बातें की जाती थी। हालांकि यहाँ पर गांधी जी इतने प्रभावशाली नेता बन चुके थे कि भाई उनकी बात नकारेगा कौन। लेकिन फिर भी गांधी जी कहते हैं, और इनका एक कोटेशन ध्यान रखना, कि अगर कांग्रेस मेरा साथ नहीं देती है तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। कि भाई साथ देना है तो दे दो, वरना इतना बड़ा आंदोलन चलाऊंगा कि तुम लोग कहीं दिखोगे नहीं। ठीक है ना, मतलब पता ही नहीं रहेगा कि कांग्रेस नाम का कोई संगठन है क्या नहीं। तो इसलिए साथ दे दो, यही तुम्हारे पास में ऑप्शन है। तो यहाँ पर कांग्रेस तो पहले से ही तैयार रहती, भैया आप बात कैसी कर रहे हो, कांग्रेस तो आपकी जो है, पूरी बात हम मान के बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ होता है शुरू। गांधी जी को आंदोलन शुरू करने हेतु यहाँ पर अधिकृत किया जाता है। कांग्रेस झटपट गांधी जी को अपना नेता चुन लेती है। अब 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का ग्वालियर टैंक मैदान में, जो वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, इसमें मौलाना आज़ाद जी की अध्यक्षता में अगस्त क्रांति मैदान अधिवेशन होता है। और 8 अगस्त को गांधी जी का भाषण यहाँ पर होता है और इसी भाषण के साथ में यह आंदोलन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। उससे पहले गांधी जी कहते हैं कि यह आज़ादी का अंतिम आंदोलन है, इसमें या तो हम देश के लिए देश को आज़ाद कराएंगे या अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो भैया करो या मरो। तो यहाँ पर से फिर आंदोलन शुरू हो जाता है। गांधी जी ने अपने भाषण में जनता के अलग अलग वर्गों को संबोधित किया, जैसे किसान सरकार समर्थित लगान न दे और सरकार विरोधी जमींदारों को आपसी सहमति से लगान दे। तो यहाँ पर सरकार को किसान लगान न दे और उन लोगों को लगान दें जो सरकार के विरोधी जमींदार हैं, जो उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और जो सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे इनडायरेक्टली जमींदार वर्ग, जो पहले से ही सरकार से असंतुष्ट था, वो जमींदार वर्ग जो पहले आंदोलन में शामिल नहीं होता था, वो भी अब यहाँ पर उनके इस कदम से, इस प्लान से, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्र वर्ग में यदि आत्मविश्वास हो तो वे स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनका बहिष्कार करें अगर आत्मविश्वास हो तो। और अगर कमजोर दिल के हो तो भैया पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। देशी रियासतों के शासक अपनी जनता की प्रभुत्वता स्वीकार करें। सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी स्वामी भक्ति पेश करें। तो भैया यहाँ पर उन्होंने एक बदलाव ये किया कि पहले क्या होता था कि सरकारी कर्मचारियों को भी ये पद छोड़ने के लिए कहते थे। उनकी रोजी रोटी का मामला था, भैया आंदोलन कर लेंगे लेकिन खाएंगे क्या। तो ये गांधी जी को ये बात समझ में आती है। तो गांधी जी कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, पद मत छोड़ो, लेकिन अंग्रेजों की बात भी मत सुनो, तुम अपने पद में काम करो और यहाँ पर आंदोलन के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से तुम समर्थन दो। तो नेताओं की अनुपस्थिति में यहाँ पर गांधी जी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अगर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी अनुपस्थिति में जनता अपने स्वविवेक व आत्म अनुशासन से अहिंसात्मक पद्धति से आंदोलन चलाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। गांधी जी जानते हैं कि अगर इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे तो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद में क्या होगा, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो गांधी जी पहले ये कह देते हैं कि भैया अगर हम गिरफ्तार हो गए तो आपको खुद आंदोलन यहाँ पर चलाना है। और यकीन मानिए ऐसा होता भी है कि आंदोलन शुरू होने के पहले ही दिन पूरे बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते और फिर बहुत ही युवा नेता जो जिनका ज़्यादा नाम नहीं रहता वो यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, हालांकि उनका कोई प्रभाव नहीं रहता, लेकिन जनता अपनी तरफ से खुद आंदोलन करती है। इसीलिए अगस्त क्रांति इसे कह रहे हैं, इसे आंदोलन ना कहकर क्रांति कह रहे हैं, क्योंकि पूरी जनता, नेता यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन जनता अपनी तरफ से यहाँ पर विद्रोह कर रही है, अपनी तरफ से क्रांति कर रही है। और ये भारत के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अनोखी घटना है कि जहाँ पर बिना नेतृत्व के, बिना किसी नेता की जनता खुद आंदोलन को चला रही है। अब 8 अगस्त की रात को 12 बजे सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर
सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर यानी कि शून्य घंटा करके इन्होंने ऑपरेशन चलाया और इसमें क्या किया, कांग्रेस के प्रमुख बड़े नेताओं को गुप्त स्थानों पर नज़रबंद कर दिया। गांधी जी को उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई, उनके सचिव महादेव देसाई जी और सरोजिनी नायडू को, इन्हें सबको कहाँ पर, पूना के आगा खा पैलेस में नज़रबंद किया। जवाहरलाल नेहरू जी, पट्टाभी सीतारमैया, जेपी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत और प्रफुल्ल चंद्र घोष जी को इन्होंने कहा अहमदनगर के किले में नज़रबंद किया। राजेंद्र प्रसाद जी को पटना जेल में भेज दिया। जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया। इस तरह से इन्होंने पहले ही बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन गांधी जी इनकी चाल समझते थे, इसलिए वह पहले ही कह चुके थे कि भैया अगर हम गिरफ्तार भी हो जाएं तो पूरा आंदोलन आप ही लोगों को संभालना है। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के कारण या उद्देश्य की बात करें कि किन उद्देश्यों से यह आंदोलन शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न महंगाई व भारतीयों के अधिकारों में कटौती का विरोध करना, भारत पर जापानी आक्रमण का जो खतरा मंडरा रहा था उसको रोकना, भारत की स्वतंत्रता कि भैया अब हम डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन वाले मांगने वाले लोग नहीं हैं कि कटोरा लेके चले कि भैया स्वशासन दे दो, स्वशासन दे दो, नहीं, अब तो भैया अब हमको चाहिए पूरी आज़ादी और तुम हमको कैसे नहीं दोगे, हम तुमको जीने ही नहीं देंगे। जीने का मतलब है कि हम तुमको काम ही नहीं करने देंगे, तुम्हें खुद पूरा राजपाट हमारे हाथ में सौंप के भागना पड़ेगा। अब भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार का झुकना भी ज़रूरी था। क्रांति इस आंदोलन को इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने पर भी नेतृत्व विहीन जनता, जिनके पास में कोई नेता नहीं था ये बताने वाला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बावजूद पूरे अनुशासन और अहिंसात्मक पद्धति के जरिए जनता ने यहाँ पर पुरजोर विरोध किया। बहुत ही कम हमें हिंसा देखने को मिलती है, वरना पूरा अहिंसा का आंदोलन ये चलता है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से उसका पहला चरण होता है समाप्त। अब अगले चरण में बबुआ हमको ये जानना है कि कैसे ये आंदोलन बढ़ा और किस तरह से अंग्रेज़ों के मन में खलीबली मची और उन्हों को फिर सरेंडर करने को पड़ा, और फिर हम देखते हैं किस तरह वो सरेंडर करते हैं और भारतीयों को फिर युद्ध में धकेलते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, इंतज़ार करिएगा।